हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में आप लोग के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग लागत लेखांकन के एमसीक्यूज क्वेश्चंस लेकर के आई हूं। मैंने पहले भी इस पर वीडियोस डाली हुई हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर मैं बटन में दे दूंगी ऊपर, आप चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है और भी बहुत से सब्जेक्ट पर एमसीक्यूज वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। अगर किसी सब्जेक्ट पर आपको एमसीक्यूज वीडियो चाहिए हैं तो सब्जेक्ट का नेम मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो उस पर आपको वीडियोस आगे मिल जाएंगी। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और फिर साथ शेयर करना है। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आप लोग का। उत्पादन लागत होती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज मूल लागत प्लस कारखानों परिव्यय, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स, कारखाना लागत प्लस प्रशासनिक परिव्यय, फैक्ट्री कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, प्रत्यक्ष लागत प्लस अप्रत्यक्ष व्यय, डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, मूल लागत प्लस प्रशासनिक परिव्यय, प्राइम कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। तो आपको बताना है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उत्पादन लागत क्या होती है। तो आपने यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग पढ़ा होगा, तो वहाँ पर कॉस्ट शीट होती है बनाना। कॉस्ट शीट में जो चीज़ें दे रखी होती हैं, प्राइम कॉस्ट निकल के आती है, फैक्ट्री कॉस्ट होती है, ऑफिस कॉस्ट होती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ सेल्स होती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होती है, फिर आपकी सेल्स निकल के आती है। वही आपसे क्वेश्चन ने पूछा है जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है तो किन दो चीज़ों को ऐड करके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी बनती है। तो जब हम कारखाना लागत और प्रशासनिक परिव्ययों को जोड़ते हैं, यहाँ पर जो आपके ऑप्शंस में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम बात करें, प्राइम कॉस्ट और कारखाना परिव्यय को अगर जोड़ें तो क्या बनती है, हमारी फैक्ट्री कॉस्ट बनती है। लेकिन जो कारखाना लागत और प्रशासनिक परिव्यय दे रखा है, फैक्ट्री कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, जब इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो क्या निकल के आती है, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिसे आप जो है ऑफिस कॉस्ट भी बोलते हैं, वही आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी होती है। यहाँ पर जो कारखाना लागत है, ध्यान दीजिएगा, जो कारखाना लागत होती है मैंने पहले ही ऊपर बताया है कि उसमें प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड्स ऑलरेडी ऐड होता है। तो उसमें जब हम एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जोड़ देंगे तो निकल के हमारी क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो एक आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैवाहिक आमंत्रण पत्र के मुद्रण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त लागत लेखांकन प्रणाली है। फॉर प्रिंटिंग ऑफ वेडिंग इनविटेशन कार्ड द मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉस्टिंग सिस्टम इज प्रविधि लागत विधि, प्रोसेस कॉस्टिंग, ठेका लागत विधि, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, इकाई लागत विधि, यूनिट कॉस्टिंग, कार्य लागत विधि, जॉब कॉस्टिंग। आपको बताना है कि अगर हम जो इन्विटेशन होता है, वेडिंग इन्विटेशन है, उसके लिए कार्ड्स को छपवा रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं, तो उसके लिए हमें कौन सी जो उत्पादन लागत लेखांकन प्रणाली है उसके जरिए कार्य करना होगा या उसके थ्रू कार्य करना होगा। तो जो आपकी प्रोसेस कॉस्टिंग होती है, तो एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस में काम होता है, तो वहाँ पर हमारा कार्ड का जो है प्रिंट होने का कोई काम नहीं होगा। जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होती है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जो होती है बड़े पैमाने पे होती है, जैसे कि सड़क निर्माण है, पुल निर्माण है, ब्रिज का निर्माण है, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। जो यूनिट कॉस्टिंग होती है वो एक जैसी वस्तुओं के लिए होती है, तो एक के छपे हुए शादी के कार्ड दूसरे के लिए क्या होते हैं, यूजलेस हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो उपकार लागत विधि होती है, जॉब कॉस्टिंग होती है, वहाँ पर हम छोटे छोटे ऑर्डर्स को लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग कार्य होता है। तो यहाँ पर इसके लिए जो इन्विटेशन कार्ड्स हम जब वेडिंग इन्विटेशन कार्ड्स हम प्रिंट करवाएंगे तो वहाँ पर किसका यूज होगा, जॉब कॉस्टिंग का होगा, उपकार्य लागत विधि का होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठेका खाते में चालू कार्य के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। इन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट द वर्क इन प्रोग्रेस कंसिस्ट ऑफ प्रमाणित कार्य की लागत, कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड, प्रमाणित कार्य की लागत, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, प्रमाणित एवं अप्रमाणित कार्य की लागत, कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड एंड अनसर्टिफाइड, प्रमाणित कार्य पर प्राप्त रोकड़ एवं प्रमाणित कार्य की लागत, कैश रिसीव्ड ऑन वर्क सर्टिफाइड एंड कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तो आपको बताना है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में जब मुझे अकाउंट बना रहे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे होते हैं, तो वहाँ पर जो आपका वर्क इन प्रोग्रेस होता है उसमें कौन सी चीज़ें दिखाते हैं, या सिर्फ आप वर्क सर्टिफाइड दिखाते हैं, सिर्फ वर्क अनसर्टिफाइड दिखाते हैं, या सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड दोनों ही तरह का कार्य दिखाते हैं, या फिर जो कैश रिसीव्ड हुआ है और वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड इन तीनों चीज़ों को दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम जो है, जो हम आप याद करिए, जो कॉन्ट्रैक्ट आप अकाउंट बना रहे होते हैं तो वहाँ पर हम जो वर्क इन प्रोग्रेस होता है उसमें वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड इन दोनों की वैल्यू को दिखाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी। आप लोग जो भी दे रखे होंगे स्पेसिमेन चीज़ों के कि ये प्रोसेस का कौन सा है, यूनिट कॉस्टिंग का कौन सा है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का, जो भी आपकी बुक्स में दे रखे होंगे उनको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। कई बार क्वेश्चन उसी से ही निकल के आ जाते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल लाभ अनुपात की गणना की जाती है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज कैलकुलेटेड बाई।
यहाँ पर आपके कुछ फॉर्मूलाज दे रखे हैं, आपको ये बताना है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हम निकालते हैं उसकी फॉर्मूला क्या होगी। सकल लाभ अपॉन सकल विक्रय इंटू 100, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन ग्रॉस सेल्स इंटू 100, सकल लाभ अपॉन शुद्ध विक्रय नेट सेल इंटू 100, नेट प्रॉफिट अपॉन ग्रॉस सेल इंटू 100, या फिर ऑप्शन डी नेट प्रॉफिट अपॉन ग्रॉस सेल्स इंटू 100। तो जब हम जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट तो हमें चाहिए ही होगा निकालने के लिए इस रेशियो को, लेकिन यहाँ पे जो सेल ली जाती है वो ग्रॉस सेल ना लेकर के नेट सेल ली जाती है। जो सेल्स रिटर्न होता है उसको लेस कर दिया जाता है सेल में से, तो हमारी नेट सेल निकल आती है। उसी नेट सेल को हम यहाँ पर अपॉन में रखेंगे और इंटू 100 कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकल आता है। तो कहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो ऑप्शन बी दे रखा है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100, ये हमारा आंसर करेक्ट होगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्माण के लिए निविदा है, टेंडर फॉर कंस्ट्रक्शन इज एन, लाभ का अनुमान एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिट, लागत का अनुमान एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट, विक्रय मूल्य का अनुमान एस्टिमेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, कार्य का अनुमान एस्टिमेशन ऑफ वर्क। तो आपको बताना है कि जब कंस्ट्रक्शन के लिए निविदा की बात कर रहे हैं, टेंडर प्राइस की बात कर रहे हैं, आपको ध्यान होगा ये यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड दो तरह का पढ़ा था। तो सेकंड वाला जो था वहाँ पर हमें टेंडर प्राइस निकालना होता है। तो उसके लिए जब हम निविदा की बात कर रहे हैं निर्माण के लिए, तो वहाँ पर उसे क्या कहा जाएगा, या इस तरह से भी इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि निविदा को और क्या कहा जाता है। तो ये हो जाएगा लागतों का अनुमान। लाभ का अनुमान नहीं लगाते हैं, ना विक्रय मूल्य का, ना ही कार्य का, हम क्या लगाते हैं, लागतों का अनुमान कि कितनी हमारी कॉस्ट आएगी, उसमें प्रॉफिट ऐड करके हम अपना टेंडर प्राइस बता देते हैं। उसमें तीन तरह से यूज़ किया जाता है इसको। एक हो जाता है आपका टेंडर प्राइस। जो टेंडर प्राइस में ये रहता है कि अगर आपसे कोई कार्य करने के लिए, जैसे गवर्नमेंट होती है, तो गवर्नमेंट कहीं पर सड़क का निर्माण करना है या कोई पुल का निर्माण करना है, तो जो बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज होती हैं उनसे आमंत्रित करती है कि आपका जो भी इसको बनाने की जो कॉस्ट आएगी या जो कुछ आपका वो रहेगा, तो उसको उसके लिए टेंडर आप लोग भरिए। पेपर में निकलता होगा, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा। तो वो अपना जो भी कॉस्ट होती है अपना उसमें प्रॉफिट और सारी चीज़ें ऐड करके अपना टेंडर प्राइस बताते हैं। दूसरा हो जाता है कोटेशन प्राइस। इसमें क्या रहता है, ये माल की पूर्ति करने के लिए जो कितना हमें चाहिए है उसका पूरा एस्टिमेट बना करके हम देते हैं, तो वो हो जाता है कोटेशन प्राइस। उसके बाद आ जाता है अनुमान लगाना या एस्टिमेशन। तो किसी कार्य या आदेश या सेवा की हम माल की पूर्ति करने के लिए कि अनुमान करना कि उसके संबंध में हमारी कितनी कॉस्ट आएगी, उसकी जो गणना करते हैं, उसको अपना ओपिनियन रखते हैं, जजमेंट करते हैं, तो उसकी जो अनुमानित लागत होती है वो एस्टिमेशन कॉस्ट कहलाती है। तो ये तीन तरह से कहा जाता है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन में जो आपके दे रखा है कि निर्माण की निविदा है, तो वो है एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट, लागत का अनुमान। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लाभ मात्रा अनुपात का सूत्र नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्मूला ऑफ पीवी रेशियो। यहाँ पर आपको बताना है कि जो पीवी रेशियो हम निकालते हैं, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, उसका कौन सा फॉर्मूला नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पूछा है कौन सा फॉर्मूला नहीं है, यानी कि कोई तीन जो होंगे वो इसके फॉर्मूला होगा और एक जो होगा उसका फॉर्मूला नहीं होगा। जो फर्स्ट दे रखा है, पीवी रेशियो इज इक्वल टू एस माइनस वी अपॉन एस इंटू 100। एस हो जाएगी आपकी सेल, वी हो जाएगा वेरिएबल। तो यहाँ पर जो आपका सेल माइनस वी है, तो क्या निकल के आता है, सी अपॉन एस इंटू 100। सी क्या है, कंट्रीब्यूशन है हमारा, तो ये फॉर्मूला आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो ऑप्शन बी दे रखा है, पीवी रेशियो इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन एमओएस इंटू 100। एमओएस क्या हो जाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो यहाँ पर ये भी आपका पीवी रेशियो निकालने का फॉर्मूला है। तो थर्ड दे रखा है, पीवी रेशियो इज इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन टोटल कॉस्ट इंटू 100। ये आपका फॉर्मूला नहीं होगा, क्यों, क्योंकि चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल होता है, ना कि चेंज इन टोटल कॉस्ट होता है। तो यही फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं एक बार, पीवी रेशियो इज इक्वल टू एफ अपॉन बीपी इंटू 100। एफ क्या हो जाएगा आपका, एफ हो जाएगी फिक्स्ड कॉस्ट, बीपी क्या हो जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये ऑप्शन डी भी है, ये भी करेक्ट है, ये भी पीवी रेशियो निकालने का फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला नहीं है, ऑप्शन सी नहीं है, वहाँ पर टोटल कॉस्ट नहीं बल्कि आपका सेल होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वह लागत जो प्रति इकाई स्थिर रहती है किंतु उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो जाती है कहलाती है। अ कॉस्ट दैट रिमेन्स कांस्टेंट पर यूनिट बट चेंज विद द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड। स्थिर लागत फिक्स्ड कॉस्ट, अपरिवर्तनशील लागत सेमी वेरिएबल कॉस्ट, परिवर्तनशील लागत वेरिएबल कॉस्ट, संविलियन लागत ऑब्जॉर्प्शन कॉस्ट। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि वो कौन सी लागत है जो प्रति इकाई तो स्थिर होती है, लेकिन जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा में परिवर्तित किया जाएगा साथ ही वो भी परिवर्तित हो जाती है। तो कौन सी लागत हो जाएगी, वो हो जाएगी परिवर्तनशील लागत, वेरिएबल कॉस्ट। अक्सर बच्चे यहाँ पर गलती कर जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। जो हमारी स्थिर लागत होती है वो टोटल, जैसे किसी भी जगह का रेंट, आपका कोई कारखाना है उसका रेंट आपने 10,000 रुपये चुकाया है, तो ओवरऑल वो 10,000 रुपये रहेगा। लेकिन अगर हम उसमें 500 यूनिट का उत्पादन कर रहे होंगे तो वहाँ पर हमारी पर यूनिट कितनी आएगी,
₹20 आएगी। लेकिन अगर वहीं हम 5000 इकाइयों का उत्पादन करने लगेंगे तो पर यूनिट कितनी हो जाएगी हमारी? ₹2 हो जाएगी। तो क्या हुआ? चेंज हो गई ना। तो क्या हुआ? पर यूनिट हमारी क्या हुई? जो फिक्स्ड कॉस्ट थी वो चेंज हो गई। टोटल आपका उतना ही रहा 10,000, लेकिन पर यूनिट क्या हुआ? चेंज हो गया। लेकिन जो परिवर्तनशील लागत होती है कि एक अगर हम मटेरियल की बात कर रहे हैं, कोई मटेरियल हमने ₹10 का खरीदा है तो 10 ही रुपये उसकी जो है पर यूनिट लागत रहेगी, पर यूनिट कॉस्ट रहेगी, चाहे हम 10,000 इकाइयाँ बनाएं, चाहे हम 20,000 इकाइयाँ बनाएं। लेकिन यहाँ पर जो उसकी टोटल कॉस्ट होगी उसमें चेंज आ जाएगा। अगर हम जो है 100 इकाइयाँ बनाएंगे तो 10 रुपये के हिसाब से क्या होगी? 1,000 हो जाएगी। लेकिन हम 1,000 इकाइयाँ बनाएंगे 10,000 के हिसाब से 10,000 हो जाएगी। तो इसमें पर यूनिट में चेंज नहीं आएगा, लेकिन टोटल में उसकी चेंज आ जाता है। तो क्वेश्चन में यही आपसे पूछ रहा था कि वो लागत जो प्रति इकाई स्थिर रहेगी लेकिन उत्पादन की मात्रा परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो जाती है, तो वो हो जाएगी आपकी वेरिएबल कॉस्ट, परिवर्तनशील लागत। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मितव्ययी आदेश मात्रा की अवधारणा संबंधित है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज कंसर्न विद। आपको बताना है जो मितव्ययी आदेश मात्रा है, जहाँ पर आपने सामग्री नियंत्रण पढ़ा होगा तो उसके बारे में आपने ईओक्यू पढ़ा होगा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन है आपका कि सामग्री का भंडारण करने की तकनीकी है। टेक्निक ऑफ वेयर हाउसिंग ऑफ इन्वेंट्री, सामग्री के नियंत्रण की तकनीकी से। टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, उत्पादन प्रक्रिया में सामग्री के उपभोग की तकनीक से। टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री कंजम्पशन इन प्रोडक्शन प्रोसेस, सामग्री के क्षय को नियंत्रित करने की तकनीक से। टेक्निक ऑफ कंट्रोल ऑफ वेस्टेज ऑफ इन्वेंट्री। तो जो ईओक्यू है या आपकी जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, ये जो कॉन्सेप्ट है इसका मेन यूज़ जो है या मेन उद्देश्य जो होता है वो किसी भी संस्था में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी जो फैक्ट्री में सामग्री के नियंत्रण करना होता है कि इतनी अधिक मात्रा में भी हम मटेरियल को ना अपने पास स्टोर करके रखें कि उसमें बहुत ज़्यादा हमारा जो पैसा है वो इन्वेस्ट होकर रह जाए, ना ही इतना कम रखें कि हम जो आगे जो भी चेंजेस आ रहे हैं फ्यूचर में उसका सामना कर पाएँ। तो यहाँ पर हमें इतनी मात्रा में रखना है कि जो है पर्याप्त स्टॉक हमारे पास हो, आगे जो भी डिमांड है उसके लिए सप्लाई करने के लिए, और साथ ही प्रोडक्शन हमारा रुकने भी ना पाए, या कोई भी मार्केट में किसी प्रकार के प्राइस में ऊपर नीचे हो रहा है तो वहाँ पर भी हम स्वयं को बनाए रखें। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के हमारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो होती है वो निकाली जाती है। जो उसका फॉर्मूला होता है उसमें सारी चीज़ों को इंपॉर्टेंस दी जाती है कि कितना हमारा वार्षिक उपभोग हो रहा है, एनुअल कितना हमारा यूज़ हो रहा है, कितनी हमारी ऑर्डरिंग की कॉस्ट आ रही है, कितनी हमारी उसको हैंडलिंग की कॉस्ट आ रही है। सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके उसका फॉर्मूला बनाया जाता है और उसको निकाला जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सामग्री के नियंत्रण की तकनीक से। टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वे व्यय जो कि किसी वस्तु की मांग बढ़ाने के लिए किए जाते हैं जाने जाते हैं। द एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड टू इंक्रीजेस द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट आर नोन एज। आपको ये बताना है कि किसी अपनी वस्तु को जो आप बना रहे हैं उसकी मांग में वृद्धि करने के लिए, उसकी डिमांड को बढ़ाने के लिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सेल कर सकें आप, तो उसमें जो एक्सपेंसेस किए जाएंगे वो कौन से होंगे? सेलिंग एक्सपेंसेस, बिक्री व्यय, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, वितरण व्यय, ए और बी दोनों, बोथ ए एंड बी, ना तो ए और ना ही बी, नाइदर ए और नॉर बी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि वो कौन से व्यय हैं। जो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस होंगे, वितरण व्यय होते हैं, उनका कार्य तो होता है कि जो भी आपके पास मांग आई है, ऑर्डर आया है, डिमांड आई है, उसके लिए सप्लाई कर देना, ये कार्य हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस का। लेकिन जो सेलिंग एक्सपेंसेस किए जाते हैं, बिक्री व्यय किए जाते हैं, उनका उद्देश्य होता है, उनका पर्पस होता है कि कैसे बिक्री को हम बढ़ाएं। इसमें कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? जो एडवर्टाइजमेंट पे किए जाते हैं, पैकेजिंग अच्छी से अच्छी रखी जाएगी, ये सारे एक्सपेंसेस आ जाते हैं बिक्री को बढ़ाने के लिए। मेनली तो इसमें आपका एडवर्टाइजमेंट ही आता है, विज्ञापन ही आएगा, अलग अलग माध्यम से किया जाता है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाई जा सके अपनी वस्तु को। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अधिकतम आना पहले जाना। सामग्री निम्न की पद्धति उपयोगी होती है जबकि हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, हीफो मेथड ऑफ इशू ऑफ मटेरियल इज यूजफुल व्हेन द। सामग्री का मूल्य बढ़ रहा हो, प्राइस ऑफ मटेरियल इज इंक्रीजिंग, सामग्री का मूल्य घट रहा हो, प्राइस ऑफ मटेरियल इज डिक्रीजिंग, सामग्री के मूल्य में उतार चढ़ाव हो रहा हो, प्राइस ऑफ मटेरियल इज फ्लक्चुएटिंग, सामग्री का मूल्य स्थिर हो, प्राइस ऑफ मटेरियल इज स्टेबल। तो आपको बताना है, आपने पढ़ा होगा सामग्री मूल्य निर्धारण में कि हीफो है, लीफो है, फीफो, ये आपके जो मेथड्स दे रखे थे। तो वहाँ पर जो हीफो मेथड था, हायर एंड फर्स्ट आउट जिसे कहा जाता है, अधिकतम आना और पहले जाना। तो जो आपकी अधिकतम मूल्य पर आ रही है सामग्री उसे हम पहले निर्मित करते हैं, पहले इशू करते हैं। तो उसका यूज़ कब किया जाएगा? जबकि सामग्री का मूल्य बढ़ रहा हो तब, या फिर घट रहा हो तब, या फिर उसके उतार चढ़ाव हो रहे हैं, या फिर उसके मूल्य स्थिर हो। तो उसका यूज़ किया जाता है जब सामग्री के मूल्य में बहुत अधिक उतार चढ़ाव हो रहे होते हैं। तो वहाँ पर ये चीज़ ध्यान दी जाती है कि जो उच्चतम मूल्य की सामग्री हो, जो हाईएस्ट प्राइस की सामग्री होती है, उसे पहले इशू कर दिया जाता है। इसमें जो हाईएस्ट रेट वाली जो मटेरियल होती है उसको जो है यूज्ड मटेरियल माना जाता है, और जो अंतिम स्टॉक होगा, क्लोजिंग स्टॉक होता है, जो उसका वैल्यूएशन किया जाएगा तो कम मूल्य वाली सामग्री के आधार पर किया जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कि जब सामग्री के मूल्य में उतार चढ़ाव बहुत अधिक हो रहे हैं वहाँ पर हम हिफो मेथड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
यदि पूंजी ₹50,000, दायित्व ₹30,000 और स्थायी संपत्तियां ₹70,000 हो तो चालू संपत्तियां होंगी। इफ कैपिटल इज ₹50,000, liabilities ₹30,000 and fixed assets are ₹20,000, then the value of current assets will be 90,000, 50,000, 10,000, 1,50,000। तो आपको ये बताना है कि जो पूंजी दे रखी है आपकी 50,000, दायित्व बता दी, लाइबिलिटी बता दी आपकी 30,000 की, और स्थायी संपत्ति फिक्स्ड एसेट्स क्या है हमारी 70,000 की। हमें क्या निकालना है? करंट एसेट निकालना है। अगर आपको बैलेंस शीट आपको अच्छे से आती होगी कि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उस कहाँ पर कौन सी चीज़ें रखी जाती हैं, कौन सा साइड में, तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। ओरली बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दो साइड होते हैं बैलेंस शीट के, एक हो जाता है लाइबिलिटी, दूसरा हो जाता है एसेट। लाइबिलिटी साइड में क्या रहता है? कैपिटल और जो लाइबिलिटीज़ होती हैं हमारी वो रहती हैं, और एसेट साइड में, एसेट में आपकी कई तरह की एसेट आ जाती हैं। फिक्टिशियस एसेट्स होती हैं, मसलन एक्सपेंडिचर दिखाए जाते हैं हमारी जिसमें, और साथ ही आपकी करंट एसेट हो जाती हैं, इंटेंगिबल एसेट्स होती हैं, फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, कई तरह की दे रखी होती हैं। तो क्रमगत जो है एक के बाद एक सीक्वेंस में रखी जाती हैं। तो यहाँ पर जो आपकी स्थायी संपत्तियाँ बता दी, तो जब हम आपका लाइबिलिटी साइड को ऐड कर लें अगर, तो कैपिटल और जो लाइबिलिटी है दोनों मिलाकर 80,000 हो जाएगा। तो इधर से हम लेस करेंगे फिक्स्ड एसेट को 70,000 की, तो कितनी वजह बचेगी हमारी? 10,000 बचेगा। तो 10,000 क्या हो जाएगी? हमारी करंट एसेट हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन की निम्न पद्धतियों में से कौन सी पद्धति के अनुसार निर्गमन चालू आर्थिक मूल्यों से संबद्ध होते हैं? अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ प्राइसिंग इश्यूज आर क्लोज टू करंट इकोनॉमिक प्राइसिंग? लिफो मेथड, फीफो मेथड, हिफो मेथड या फिर वेटेड एवरेज प्राइस मेथड? क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझ लीजिए कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो वैल्यूएशन के मेथड ये दे रखे हैं मटेरियल वैल्यूएशन के, तो वहां पर कौन सी ऐसी पद्धति है जिसमें जो करंट के प्राइस होते हैं उसके आधार पर ही निर्गमन किया जाता है, इशू किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका लिफो मेथड होता है, लास्ट एंड फर्स्ट आउट, जो सबसे लास्ट में आती है उसको हम सबसे पहले इशू करते हैं। तो उसमें क्या रहेगा? जो लास्ट में आएगी, तो जो अभी करंट के रेट पर होगा उसी पे परचेज किया गया होगा, उसी परचेज रेट पर हम क्या करेंगे? उसे इशू कर देंगे। तो जो लास्ट एंड फर्स्ट आउट लिफो मेथड होता है वहाँ पर करंट प्राइजेस पर ही इशू किया जाएगा। बाकी जो फीफो मेथड होगा, फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट, तो हो सकता है आपकी काफ़ी 6 महीने पहले वो सामग्री आई हुई है, तो 6 महीने पहले के मूल्यों में आज के मूल्य में क्या होगा? अंतर हो जाएगा। तो जो सबसे पहले सामग्री है उसको हम इशू करेंगे तो क्या होगा? करंट रेट नहीं होंगे, हाईएस्ट वाले में भी नहीं रहेगा। तो यहाँ पर जो आपका लिफो मेथड होगा वो उस मेथड में क्या रहेगा कि करंट के ही जो मूल्य होते हैं, प्राइस होते हैं, वो दिखाए जाते हैं, उसी पर इशू किया जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि लाभ बिक्री का 50% है तो लागत का कितना प्रतिशत होगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आपका कि इफ प्रॉफिट इज 50% ऑफ सेल्स देन इट विल बी परसेंट ऑफ कॉस्ट। तो ये आप रूल से भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप सिंपल सा समझ लीजिए तो ओरली सॉल्व कर लेंगे। आपको इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होगी, ओरली आपकी समझ में आ जाएगा कि जो क्या कह रहा है क्वेश्चन में आपके कि जो प्रॉफिट है वो सेल का 50% है। सेल हम कैसे निकालते हैं कि सेल इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट हो जाता है। जब हम लागत और लाभ को जोड़ते हैं तो हमारी बिक्री निकल आती है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो सेल है वो आपकी, उसका 50% हमने लाभ मिला, तो 50% क्या हो गया? कॉस्ट हो गई। तो अगर 50% आपकी कॉस्ट आ रही है और 50% प्रॉफिट आ रहा है, तो प्रॉफिट और जो है कॉस्ट बराबर ही है, तो 100% ही तो हुआ। सपोज कर लीजिए 1,000 की कोई चीज़ आपने बेची, विक्रय किया, और उसमें से आपको 500 रुपये का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया, और 500 रुपये तो फिर क्या हो गया? उसकी लागत में आए। कॉस्ट उसकी 500 रुपये की बनाने की आ गई, 500 रुपये का आपको प्रॉफिट हो गया, आपने 1,000 रुपये उसे बेच दिया। तो लागत और लाभ को अगर हम देखेंगे तो बराबर ही तो हो जाएंगे ना, तो बराबर हो जाएंगे तो 100% हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए। बहुत ही ईजी है, पर थोड़ा सा फॉर्मूला ध्यान में रखिए कि सेल को किस तरह से निकाला जाता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सिंपल सा रख लीजिए एक उदाहरण में, आसानी से आपका आंसर निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कारखाना लागत को डैश के नाम से भी जाना जाता है। वर्क कॉस्ट इज नोन एज फ्लैट कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो कारखाना लागत होती है वर्क कॉस्ट होती है, और उसे किस नाम से हम जानते हैं? ना ही फ्लैट कॉस्ट के, ना ही टोटल कॉस्ट के। टोटल कॉस्ट में तो सारी चीज़ें ऐड हो जाएंगी, ना ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनती है। जो आपकी प्राइम कॉस्ट हो जाती है, फैक्ट्री ओवरहेड्स हो जाते हैं, और जो ऑफिस एक्सपेंसेस होते हैं उनको मिला करके बन जाती है। इसको पहले क्वेश्चन में हम समझ चुके हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है। तो यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है वो भी आपकी वर्क कॉस्ट ही कहलाती है। वर्क कॉस्ट को ही, या किस तरह से कहिए कि वर्क कॉस्ट को ही मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कहा जाता है, निर्माणी लागत या बनाने की लागत। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए जबकि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस व्हेन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू 7,900, सेल्स 11,000, परचेजेस 3,000। आपको क्वेश्चन में ये बता रखा है कि विक्रय की लागत कितनी है, विक्रय कितना है और क्रय कितना है। आपको निकालना है कि लाभ हुआ है या हानि। ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस सेल आपको यहाँ पर निकालनी है। 8,000, 4,900,
3100, 100। तो यहाँ पर आपको उसका जो है ध्यान में रखना है कि जब हम निकाल रहे होते हैं तो यहाँ पर बहुत से बच्चे गलती करेंगे, विक्रय में से क्रय को घटा देंगे। अगर हम सेल में से परचेजेस घटा रहे हैं तो प्रॉफिट आ रहा है, गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है आपको। कॉस्ट शीट ध्यान दीजिए। कॉस्ट शीट में क्या होता है कि जो कॉस्ट ऑफ सेल होती है उस कॉस्ट ऑफ सेल में हम प्रॉफिट को ऐड करते हैं। सेल पर या कॉस्ट पर जो जिस पर भी दे रखा होगा तो फॉर्मूले से हम निकाल करके प्रॉफिट को ऐड करते हैं। उसके बाद क्या निकल के आती है हमारी सेल्स निकल के आती है। तो यहाँ हमको परचेजेस से नहीं लेस करना है। परचेजेस को तो हम ऊपर दिखाते हैं, जब हम प्राइम कॉस्ट निकाल रहे होते हैं ना तो वहाँ पर दिखाया जाता है। तो यहाँ पर परचेजेस से हमको सेल को लेस नहीं करना है। हमको क्या करना है, जो विक्रय की लागत दे रखी है, कॉस्ट ऑफ सेल है, उसे हम सेल्स से लेस करेंगे तो हमारी क्या निकल आएगी, ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस सेल। क्योंकि यहाँ पर सेल ज़्यादा है और आपकी कॉस्ट ऑफ सेल कम है तो क्या निकलेगा, प्रॉफिट निकलेगा। कितना निकल के आएगा, 11,000 माइनस 7,900 कितना आएगा, 3,100। 3100 रुपये हमारा लाभ निकल के आएगा, सकल लाभ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि लाभ विक्रय मूल्य का 25% है तो लागत पर लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर हर एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा ज़रूर जाता है, तो इसे अच्छे से ध्यान से समझ लीजिएगा। इफ प्रॉफिट्स आर 25% ऑफ सेलिंग प्राइस, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू कॉस्ट। आपको ये बता दिया है कि जो लाभ है, प्रॉफिट है, वो विक्रय मूल्य पर, सेलिंग प्राइस पर का 25% है। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि लागत पर उसका प्रतिशत कितना होगा प्रॉफिट का। तो यहाँ पर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो सेल है हमारी उसको हम 100 मान लेंगे। अगर हम सेल 100 मान रहे हैं, प्रॉफिट हमारा 25 है, तो यहाँ पर लागत कितनी हो जाएगी हमारी, 100 माइनस 25 इज इक्वल टू 75%। तो 75%, 75% क्या है हमारी कॉस्ट हो जाएगी। अब हम इसको जो है लाभ पर परसेंटेज निकालने के लिए, तो लाभ का परसेंटेज लागत पर निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा फार्मूला हो जाता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट इनटू 100, उसको रखेंगे लाभ बटे लागत गुणे 100। 25 हमारा जो लाभ दे रखा था वो आ जाएगा, 75 हमारी कॉस्ट जो भी हमने निकाली है इनटू 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 33 से 1/3%। यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह की और अच्छी वीडियोस के लिए। और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।